हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम रोहित सिंह है और आज इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में बताने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th CS एंड IP स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आरव एक स्टूडेंट है जिसे स्टेशनरी शॉप से एक पेन परचेज करना है, 10 रुपीज है उसके पास। तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला कि वो एक कंफर्टेबल पेन चूज करे, दूसरा एक स्टाइलिश पेन चूज करे, या फिर एक ग्लोइंग पेन चूज करे जो कि 12 रुपीज का है। यहाँ पे आरव को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि वो कौन सा पेन परचेज करे अपने लिए। सिमिलरली रिया को अपने स्कूल जाने के लिए 3 रूट गूगल मैप पे शो हो रहे हैं। जो फर्स्ट रूट है वो सबसे फास्टेस्ट रूट है, बट वहां पे टोल फी कलेक्ट किया जा रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है वो बहुत लॉन्ग पाथ है, बट वो काफी ज्यादा पीसफुल एंड ग्रीनरी है। थर्ड जो रूट है वो शॉर्टेस्ट है, बट वहां पे हमेशा ट्रैफिक जैम। तो यहां भी रिया को एक कोई भी पाथ चूज करना है ताकि वो अपने स्कूल टाइम पे पहुंच सके। यहां भी रिया को क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा है स्टेटमेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो कि हम किसे पास करते हैं, कंप्यूटर को, ताकि वो क्या कर सके, एक टास्क परफॉर्म कर सके। पाइथन के अंदर 3 टाइप के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सिंपल स्टेटमेंट, जिसके अंदर टॉप टू डाउन सीक्वेंस फॉलो होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमने एक कोड लिखा है जिसके अंदर हम सम ऑफ 2 नंबर कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी लाइन रन होगी, लाइन 1, फिर 2, फिर ये थर्ड लाइन रन होगी और फिर फोर्थ लाइन रन होगी। यहाँ पे टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे लाइंस एक एक करके रन हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम सिंपल स्टेटमेंट कह रहे हैं। और ये इसका आउटपुट आ रहा है 30, 10 + 20 = 30। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसके अंदर ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट को एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है। इसके अंदर हम हेडर और बॉडी का कंसेप्ट यूज करते हैं। हेडर क्या है, हेडर हमेशा कीवर्ड से स्टार्ट होता है और कॉलन से एंड होता है, और बॉडी सेट ऑफ 1 और मोर स्टेटमेंट है जो कि टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे एग्जांपल है a = कितना गिवन है, 5, और हमने एक कंडीशन लगाया इफ a इज मोर देन 0। तो ये हमारा हेडर है। कैसे, आप यहां पे देखिए लिखा हुआ था हेडर किससे बिगिन होता है, कीवर्ड से। और आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था इफ हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड से स्टार्ट भी हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, कोलन से हो रहा है। और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो किसके बाद लिखा हुआ है, छोटे से गैप के बाद लिखा हुआ है। इस गैप को हम इंडेंटेशन कहते हैं। ईच इंटेंडेड इनसाइड द हेडर लाइन, मतलब जो भी इंटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इस हेडर का पार्ट है, और ये जो बाय लिखा हुआ है वो इस हेडर का पार्ट नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, a हमारा 5 है, क्या a हमारा 0 से बड़ा है, तो यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव नंबर। फिर a को प्रिंट किया तो a की वैल्यू कितनी है, 5, और लास्ट में हमारा बाय मैसेज, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इस कोड को आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मेरा वो है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, जो स्टेटमेंट कुछ ना करे। एम्प्टी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डज नथिंग इन अ प्रोग्राम, मतलब वो स्टेटमेंट जो हमारे पाइथन कोड के अंदर कुछ नहीं करने वाला है, इसे हम नल स्टेटमेंट भी कहते हैं। पाइथन के अंदर इसे अचीव करने के लिए हम पास कीवर्ड को यूज करते हैं। Pass keyword useful in those instances where the syntax require the presence of statement but the logic of the program does not। मतलब इसे हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड तो करना है, बट हम चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट से कुछ भी टास्क परफॉर्म ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास कीवर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज किया हुआ है। इस टॉपिक को भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हमारा क्या है, फॉर हमारा क्या है, कीवर्ड है।
हम लोगों ने यहां पे लिखा है 5, रेंज के साथ क्या लिखा है 5। तो इस 5 का आउटपुट क्या आएगा 0 1 2 3 4। ये हमारा क्या आएगा आउटपुट आएगा किसका रेंज का। हमने लिखा हुआ है इफ i की वैल्यू अगर 3 है तो कुछ मत करो, सिंपली पास कर दो। पास एक कीवर्ड है जो यहां पे बता रहा है कि आपको कुछ नहीं करना जब i की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, वरना नंबर को प्रिंट करो। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है यहां पे नंबर इज 0 1 2। जब 3 हुआ तो हमने क्या कर दिया सिंपली पास कर दिया, कुछ नहीं किया हमने। इसके बाद 4 प्रिंट हुआ है। तो हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट क्या है मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो क्या परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। और ये जो ऑर्डर है कि मतलब पहली लाइन पहले रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। कि मतलब कौन सी लाइन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी उसे हम क्या बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। और ये फ्लो ऑफ कंट्रोल पाइथन के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर की हेल्प से अचीव किया जाता है। पाइथन के अंदर 2 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है मेरा सिलेक्शन, सेकंड है मेरा रिपीटेशन। तो इसे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है? Selection statement refer to the execution of statement based on the result condition। मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके कंडीशन के बेसिस पे। इफ अ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसे हम सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट कहते हैं। पाइथन के अंदर ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मेरा इफ है, सेकंड इफ एल्स है और थर्ड मेरा इफ एलिफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब है अगर। इफ स्टेटमेंट सिर्फ एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट कि आप इसे कैसे यूज करने वाले हो। सिंटेक्स का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं फॉर्मेट है, रूल्स है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ इफ और फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको याद होगा ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड इज नोन एज एक्सप्रेशन। उसे हम यहां पे यूज करने वाले हैं ताकि हम क्या प्रोवाइड कर सके कंडीशन प्रोवाइड कर सके। और फिर हम क्या यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट को, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए एक प्रोग्राम रन करते हैं। यहां पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। हमें यूजर से एक नंबर गेट कराना है और यह चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से बड़े होते हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले आइडियली ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यूजर से एक नंबर गेट करा लेते हैं। मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर द नंबर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के यहां तक आइए ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए। यहां पे हम लोगों ने यूजर से क्या गेट कराया है? एक नंबर गेट कराया। मैंने लिखा इंट इनपुट। इंट का मतलब है कि हम यूजर से इंटीजर गेट करवाने वाले हैं और इनपुट का मतलब होता है यूजर से वैल्यू गेट कराना। और हम लोगों ने एक मैसेज लिखा है एंटर द नंबर। हमें इफ यूज करना है तो हमने यहां पे लिखा इफ नंबर मोर देन का साइन जो कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर वो 0 से बड़ा है तो हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा? कॉलन। तो मैंने प्रिंट कर दिया यहां पे कि हमारा नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है हमारा नंबर? पॉजिटिव नंबर है। इसे रन करते हैं
तो एक नंबर पास करते हैं, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। इसे फिर से रन करते हैं और इस बार मैंने यहाँ पे लिखा -10 और रन किया तो कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा था कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट सिंपली डज नथिंग। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, जो कि यहां -10 में हुआ है, तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर ट्रू हुआ तो सिंपली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमने लिखा था प्रिंट पॉजिटिव नंबर, तो वो आउटपुट आया है। इस पार्ट को हम हेडर बोलते हैं और इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है वाइट स्पेस। ये जो यहां पे आप स्पेस देख रहे हैं, जिसकी हेल्प से मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूं, इसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन क्या करता है, इंडेंटेशन हाईलाइट करता है ब्लॉक ऑफ कोड। ऑल द स्टेटमेंट विद द सेम डिस्टेंस बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहां पे ये जो एक स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है वो भी इसी हेडर का पार्ट है, और अगर मैं एक और लाइन यहां पे ऐड करता हूं तो ये भी किसका पार्ट है, ये इसी हेडर का पार्ट है, क्योंकि दोनों में जो इंडेंटेशन यूज किया गया है वो सेम लेवल का है। बट अगर मैं यहां पे प्रिंट बाहर लिखता हूं थैंक्स, तो ये मेरे हेडर का पार्ट नहीं है, इस वाले ब्लॉक का पार्ट नहीं है। आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये ए जो है वो मेरा हेडर है, ये कोई कोड नहीं है, सिंपली एक छोटा सा टेबल है जिसकी हेल्प से मैं आपको इंडेंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ए मेरा क्या हो गया, हेडर हो गया। ए के नीचे क्या है, ए के नीचे हमारा एल है, मतलब ए और एल सेम लेवल पे हैं। बट ये जो बी सी और डी है वो इंटेंडेड है किसके अंडर में, ए के अंडर में। मतलब ये बी सी डी ए का पार्ट है। अगर ए को हम हेडर मान ले, अगर ए को मैं हेडर मान लूं, तो ये तीनों मेरे लिए क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। अब डी के सेम लेवल नीचे पे क्या है हमारा, एफ है, बट डी के अंदर क्या है मेरा, ई है। मतलब डी के अंदर अगर मैं जाता हूं तो वहां पे ई मिलेगा, वरना डी के नीचे क्या मिल रहा है मुझे, एफ मिल रहा है। सिमिलरली एफ के नीचे क्या है, एफ के नीचे के है, बट एफ के अंदर मेरा जी और एच है। यहां पे आप देखिए फॉर हमारा हेडर है, और यहां पे इतनी दूर तक हम लोगों ने व्हाइट स्पेस यूज किया, जो कि प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा क्या है, बॉडी है। क्या है हमारा, बॉडी है, क्योंकि ये सारा का सारा सेम लेवल पे डिफाइंड है। और इसके भी अंदर इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है वो किसके अंडर में है, इफ के अंडर में है, ये हमारा एल्स के अंडर में है, और ये इफ एल्स फॉर के अंडर में है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हमें यह चेक करना है यूजर से एक वैल्यू गेट करके कि वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए पहले, क्या 15 5 से डिवाइड होता है ना, हो जाता है। 5 3 15, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो क्या 17 डिवाइड नहीं होता, 17 भी तो 5 से डिवाइड तो हो ही रहा है ना। हमने लिखा यहां पे 5 3 15 डिवाइड हो गया, बट यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। ये रिमाइंडर कभी 2 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय क्या है, 5 है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, मैं इस पुराने प्रोग्राम में ही मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां भी मुझे क्या चाहिए होगा यूजर से, एक नंबर। तो मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर द नंबर। अब मुझे चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो मैंने क्या किया, आपको याद होगा हम रिमाइंडर के लिए क्या यूज करते थे, मॉड्यूलस। क्या यूज करते थे, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता था, रिमाइंडर रिटर्न करता था। तो मैंने यहां पे लिख दिया, अगर हमारा नंबर 5 से डिवाइड होके किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्या इक्वल आ जाए, 0 के, रिमाइंडर आ जाए 0 के इक्वल। डबल इक्वल टू चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि क्या हमारा नंबर 0 के इक्वल है या नहीं है। तो अगर है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, डिविजिबल बाय 5। तो मैंने यहां पे लिखा
डिविजिबल बाई 5 और इसे इरेज करके इसे रन करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 25। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, डिविजिबल बाई 5। फिर से रन करते हैं और इस बार मैंने यहां पे लिखा है 17। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द कॉस्ट एंड क्वांटिटी। आपको यूजर से क्या गेट करवाना है, कॉस्ट गेट करवाना है और क्वांटिटी गेट करवानी है ऑफ अ प्रोडक्ट टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टू बी पेड इफ द अमाउंट इज मोर देन 2000, और अगर अमाउंट 2000 से ज्यादा है तो आप डिस्काउंट देने वाले हो, 10% का डिस्काउंट आप दोगे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया, हमने यूजर से क्या गेट करवाया, कॉस्ट गेट करवाया। आपको पता होगा कि कॉस्ट एक हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल के नेम्स के रूल को याद रखिएगा। एंटर द कॉस्ट, या फिर हम एंटर द प्राइस भी लिख सकते थे। क्वांटिटी के लिए मैं QTY यूज कर रहा हूं, मैंने लिखा एंटर दी क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, टोटल प्राइस। हमने लिखा यहां पे अमाउंट इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू में क्वांटिटी। अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब हमें कंडीशन देना है कि अगर मेरा अमाउंट मोर देन, अगर मेरा अमाउंट मोर देन कितना है 2000, तो आपको कितना डिस्काउंट देना था, 10% का डिस्काउंट देना है। तो मैं यहां पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता हूं 10%। तो मैंने यहां पे लिखा अमाउंट इंटू में 10 डिवाइड बाय 100। तो हम लोगों ने यहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है। हम लोगों ने लिखा है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट क्या आएगा मेरा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और हमने प्रिंट कर दिया फाइनल अमाउंट इज कॉमा नेट अमाउंट। क्लियर। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो वहां पे ये डिस्काउंट रन नहीं होगा, तो ये एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 रुपीज का कोई आइटम 5 पीस परचेज करता हूं तो एरर आ रहा है। अब आप यहां पे देखिए एरर क्यों आया, हमने तो कोड सही लिखा है बट एरर आ गया, है ना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो पूरी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। तो हमारा जो डिस्काउंट है ना वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 10 कितना होता है 50, तो वो 2000 से ज्यादा है ही नहीं, तो डिस्काउंट कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो इस वेरिएबल में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इस एरर से बचने के लिए मैंने डिस्काउंट को कितना ले लिया, 0। कितना ले लिया डिस्काउंट को, 0, कि अगर ये स्टेटमेंट रन ना हो तो इस डिस्काउंट की वैल्यू कितनी ली जाए, 0 ली जाए। अब दोबारा रन करते हैं सेम प्रोग्राम। मैंने यहां पे फिर से वैल्यू पास करा 10 और 5 पीस, तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना आ गया 50, विदाउट एनी डिस्काउंट आया है ये। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार मैंने कॉस्ट 1000 रुपीज रखा है और मैंने जो क्वांटिटी परचेज करी है वो 20 है। तो आप देखिए इस बार हमें डिस्काउंट मिलके कैलकुलेट होके आया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, पहले चैप्टर 1 की वीडियो देखिए, फिर 2 की वीडियो देखिए। जब वो अच्छे से आप समझ जाएं, जब उनके क्वेश्चन आपसे होने लग जाएं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कीजिए। और अगर ये वीडियो आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले, या ये एक दिन पहले वाला काट देना, एक दिन पहले वाला थोड़ा गलत हो जाएगा ना। अगर ये वीडियो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम कैसा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर एंटर बाय द यूजर
इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूं, हालांकि ये किसी और कंसेप्ट से भी सॉल्व हो सकता है। तो मुझे क्या चेक करना है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। मतलब जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वरना जीरो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर यूजर से गेट करवा रहा हूं, मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर दी नंबर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला कि इफ जो है वो सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर सकता है ना। अब यहां तीन तीन कंडीशन है कि मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि आप इफ को एक बार ही यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ नंबर जीरो से बड़ा है तो प्रिंट कर दो क्या? पॉजिटिव। इफ नंबर जीरो से छोटा है तो आप प्रिंट कर दो नेगेटिव। इफ नंबर जीरो से इक्वल है, ध्यान रखिएगा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम चेक करने वाले हैं कि वो नंबर जीरो के इक्वल है या नहीं है। तो हमने यहां पे लिखा जीरो। अब बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि आप इफ को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंटरप्रेटर पे वर्कलोड बढ़ता है, क्योंकि वो सेम कंडीशन बार बार चेक कर रहा है। सपोज मैंने इसे रन किया और हमारा जो नंबर है, पहला जो नंबर मैं इसमें टाइप करने वाला हूं वो -25 है, तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। बट जो इंटरप्रेटर है उसने क्या किया होगा? सबसे पहले उसने चेक किया कि क्या वो पॉजिटिव है, फिर दोबारा चेक किया क्या वो नेगेटिव है, आंसर आ गया नेगेटिव। बट अब ये रुका नहीं, इसने फिर चेक किया क्या वो जीरो है। तो यहां पे जो कंडीशन चेक किया जा रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा चेक किया जा रहा है। इफ कंडीशन यूज करते हो तो उसे ये चेक करना पड़ेगा, जिससे पाइथन का वर्कलोड बढ़ेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट ये एक वेरिएंट है इफ एल्स का, जो कि अलाउ करता है हमें टू ऑल्टरनेटिव पाथ। जब हमें दो कंडीशन चेक करना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इफ एल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स यूज करते हैं। इसके अंदर कंडीशन सही होने पर एक स्टेटमेंट रन होता है और फॉल्स होने पे दूसरा स्टेटमेंट रन होता है। सिंटेक्स किस तरीके से? यहां पे हम लोगों ने लिखा है इफ और कंडीशन, फिर हम लोगों ने लिखा है स्टेटमेंट। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट रन होगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट रन होगा। इसे हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन हो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। आप मुझे बताइए कि कौन सा पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब किस एज में आप वोट दे सकते हो। और नॉट, दूसरा कंडीशन क्या है मेरा? या तो वोट दे सकता है या तो वोट नहीं दे सकता। इसके लिए आपको यूजर से एज गेट करवाना है। तो चलिए आइडियली पे रन करके देखते हैं। मैंने लिखा इंट इनपुट। इंट का मतलब होता है इंटीजर और इनपुट का मतलब होता है यूजर से वैल्यू गेट करना। मैंने लिखा एंटर दी एज, और यहां पे हम इफ एल्स यूज करने वाले हैं। हालांकि ये हम इफ की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट यहां पे हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं। हमने लिखा इफ एज इज मोर देन 17। अगर किसी की एज 17 से ज्यादा है, या फिर इसको और बेटर वे में लिख सकते हैं मोर देन और इक्वल टू 18, मतलब जिसकी एज या तो 18 हो या तो 18 से ज्यादा हो, तो वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। मैंने यहां पे लिखा एलिजिबल टू वोट। एल्स नॉट एलिजिबल। मैंने रन किया। सबसे पहली एज 100 साल का बंदा वोट दे सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल दे सकता है।
अब मुझे चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैंने यूजर से क्या गेट कराया, इंट इनपुट एंटर दी नंबर। और अब हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, जो 0 से बड़ा होता है। मैंने लिखा इफ नंबर इज मोर देन 0, तो प्रिंट क्या कर दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव। मैंने रन किया, मैंने सबसे पहले डाला यहां पे 15, तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। दोबारा रन किया, इस बार नंबर डाला मैंने माइनस का 100, तो आंसर आ रहा है नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये कह रहा है कि मुझे चेक करना है कि हमारा ट्रायंगल वैलिड है या नहीं। एक ट्रायंगल कब वैलिड होगा, जब उसके तीनों एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो फिर वो हमारा क्या है, एक वैलिड ट्रायंगल है। तो चलिए इसे भी रन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे यूजर से एंगल चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा इंट इनपुट एंटर दी एंगल। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, बस यहां पे A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा। तो मैंने यूजर से तीनों एंगल गेट करा लिया। अब मैंने कंडीशन लिखा इफ A1 प्लस A2 प्लस A3। किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी मेथड से कराया जाए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि इफ अगर A1 A2 A3 तीनों का सम होके किसके इक्वल हो जाए, 180। यहां पे डिग्री मत लगा देना, पाइथन के अंदर कोई भी सिंबल या यूनिट मेंशन नहीं करते। तो हमने लिखा 180, तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल वैलिड हो जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा वैलिड ट्रायंगल, एल्स नॉट वैलिड। ठीक है, रन करते हैं। सबसे पहले मैं डालता हूं 90, फिर 80, फिर 80, तो आंसर क्या आ रहा है, नॉट वैलिड। दोबारा रन करते हैं, 60, 60, 60, तो ट्रायंगल क्या हो गया, वैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द सेलर हैज मेड प्रॉफिट और लॉस। यहां मुझे क्या चेक करना है कि जो सेलर है उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और हमें क्या डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट अगर हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, या फिर अगर लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर एंटर्ड बाय द यूजर। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि आप जिस चीज को बेच रहे हो उसे बनाने में कितना खर्च आया है और आप उसे बेच कितने में रहे हो। तो एक छोटा सा आंसर मुझे दो। अगर मैंने लिखा यहां पे कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, और अगर उसे हम बेच रहे हैं 120 में, तो हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने 100 वाला आइटम कितने में बेच दिया, हमने 100 का आइटम 50 में बेच दिया, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस तो मैंने लिखा यहां पे, आप यहां पे इंट की जगह फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। फ्लोट हम यूज करते हैं पॉइंट वैल्यू को यूजर से गेट कराने के लिए। मैंने यहां पे लिखा एंटर दी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, सेम कॉपी करता हूं, पेस्ट, सीपी की जगह पे एसपी आ गया यहां पे, और सेलिंग प्राइस। डन। अब कंडीशन क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। आपने एग्जांपल में देखा, अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा,
लॉस होगा। रन करें। सपोज कीजिए मैंने यहां पे 100 का आइटम 200 में बेचा है, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बट क्वेश्चन में एक और चीज था कि मुझे अमाउंट भी निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितने का लॉस हो रहा है। तो यहां पे एसपी माइनस क्या करूंगा? सीपी, और नीचे क्या करूंगा? यहां पे सीपी माइनस एसपी कर दूंगा, वरना जो वैल्यू है वो नेगेटिव चली जाएगी। हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना होता है। रन करते हैं। सेम प्रोग्राम मैंने यहां पे लिखा 100 का आइटम 200 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर रन करते हैं। इस बार मैंने लिखा यहां पे 100 का आइटम मैंने 20 रुपीज में बेच दिया है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 80 रुपीज का लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जहां पे हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये आगे के स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करता है। जैसा कि आपको याद होगा हमने इफ कंडीशन के साथ क्वेश्चन किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि इफ सेटिस्फाई होने के बाद भी दूसरे इफ को चेक करने वाला है। बट इफ एलिफ हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा इंटरप्रेटर आगे चेक नहीं करेगा, क्योंकि इन सारे कंडीशंस में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है उसके आगे हमारा कोड रन नहीं होता और वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। तो ये हमारे प्रोग्राम का वर्कलोड कम करता है। अच्छा, ये प्रोग्राम तो आपको याद ही होगा। इसी में थोड़े चेंजेस करते हैं। आपने नोटिस किया कि पहले प्रॉफिट हो रहा है ना, और लॉस हो रहा है। बट क्या हो अगर मैं 100 रुपीज का आइटम 100 में ही बेच दूं, तो वो सिचुएशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पे पहला एक सिचुएशन है प्रॉफिट का, दूसरा है लॉस का, और एक और सिचुएशन है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उस केस में जब कंडीशन 2 से ज्यादा हो जाए वहां हम एलिफ यूज करते हैं। तो इस कोड में मॉडिफिकेशन करते हैं। मैंने लिखा एलिफ अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब एल्स हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा एलिफ को यूज करते वक्त कि पहला जो कंडीशन होगा आपका वो हमेशा इफ होगा। जब आप एलिफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप पहला कंडीशन मेंशन कर रहे हो ना वो इफ का होना चाहिए, और हमेशा लास्ट जो एंड हो रहा है ना वो एल्स होना चाहिए। आप चाहो तो एलिफ पे भी रोक सकते हो, एलिफ के बाद कुछ मत करो वो भी चलेगा, बट हम यहाँ पे एल्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रन किया और मैंने बोला 100 रुपीज का आइटम 100 में बेच दिया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स एंटर बाय द यूजर। मतलब क्या हुआ? हमें यूजर से 3 वैल्यू गेट करानी है ना। मान लेते हैं ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 30 और सी की वैल्यू है 5। तो इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा हमारा क्या है? 30 है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां पे लिखा इंट इनपुट एंटर दी नंबर, कॉपी पेस्ट। आई होप आपको इन लाइंस का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस को प्लीज देख लीजिए, वहां पे मैंने इसे अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ए बी सी 3 नंबर हम लोगों ने यूजर से गेट करा लिया। मैंने पहला कंडीशन लिखा इफ ए इज मोर देन बी। अच्छा, अब इसके अंदर हमें 3 वेरिएबल गिवन है ए बी एंड सी। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कंडीशन प्रोवाइड करेंगे? मैंने लिखा अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है। अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से तो सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा? ए। अब इसी को रिपीट कर दीजिए दोबारा बी के लिए। मैंने लिखा अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा मेरा बी।
अच्छा, हो सकता है तीनों ही इक्वल हो। मैंने लिखा एलिफ, अगर सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सी। नहीं तो हो सकता है तीनों ही इक्वल हो। रन करने पे मैंने लिखा 10, 30 और 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30, तो आप देखिए 30 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, यहां पे एंड लगा रहे हैं ताकि ये दोनों ही कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो सके। आपको याद होगा एंड किसको प्रेफरेंस देता है? फॉल्स को प्रेफरेंस देता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें क्या क्रिएट करना है? एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम क्रिएट करना है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करो, है ना? क्या करने के लिए? टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मेन्यू ड्रिवन होता क्या है। मेन्यू ड्रिवन का मतलब है कि यहां पे हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि अगर वो 1 प्रेस करता है, या फिर कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो उसे क्या कैलकुलेट करना है? पेरीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है उसे? पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। अगर यूजर ने प्रेस किया 2 तो उसे क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर इस दो ऑप्शन के अलावा उसने कोई भी नंबर प्रेस किया XYZ, तो हम बोलेंगे इनवैलिड नंबर, है ना? ये बिल्कुल कस्टमर केयर को कॉल करने की तरह है। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया? सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा। मैंने लिखा यहां पे ऑप्शंस और मैंने लिखा यहां पे प्रिंट 1। किसके लिए? पेरीमीटर को निकालने के लिए। आप मैसेज अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है मेरा एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन बना लिए और यहां पे मैंने लिखा CH ऑप्शंस गेट कराने के लिए इनपुट एंटर दी ऑप्शन। इंट इनपुट एंटर दी ऑप्शन। रन करते हैं। यहां पे क्या आ रहा है? जो हम लोगों ने पहले मैसेज में पास किया था वो आ रहा है, ताकि यूजर को थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए। हमने लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, एंटर दी ऑप्शन। 2 ऑप्शन है हमारे पास, 1 और 2। जब मैंने 2 प्रेस किया तो यहां पे क्या निकल जाना चाहिए था? एरिया ऑफ सर्कल। बट अभी वो कोड हमारा हाफ पोर्शन में ही है, तो उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1। हमने क्या लिखा? अगर हमारा चॉइस 1 है तो यूजर क्या निकालना चाहता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 पाई आर। ये हमारा क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला। यहां पे मुझे यूजर से क्या गेट कराना होगा? मुझे यूजर से रेडियस गेट कराना है, तो मैंने यहां पे ये लिखा R इक्वल टू एंटर दी रेडियस। किसी भी प्रोग्राम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उस तरीके से कराऊं जिससे आपको वो कोड ज्यादा से ज्यादा समझ आए। अब मैंने क्या कर दिया? अपने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? 2, जिसमें से क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो उसके लिए भी वो क्या गेट करा लेगा यूजर से? रेडियस। बस यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहां पे लिखा पाई की वैल्यू और आर इंटू में आर। ये मेरे दोनों ऑप्शंस हो गए। एल्स इनवैलिड ऑप्शन। इनवैलिड ऑप्शन मैंने रन किया तो सबसे पहले ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो भी हमने यहां पे लिखा था। इसे ही मेन्यू ड्रिवन कहते हैं कि 1 प्रेस कीजिए ये करने के लिए, 2 प्रेस कीजिए ये करने के लिए। तो हमने सबसे पहले 1 प्रेस किया और जैसे ही मैंने यहां पे 1 प्रेस किया मुझसे रेडियस पूछ रहा है, मैंने लिखा 20, तो हमारा आंसर यहां पे आ गया। क्लियर है? दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करने के टाइम पे इस बार मैंने प्रेस किया 5। तो जब भी आप कस्टमर केयर पे रॉन्ग नंबर प्रेस करते हो तो वो क्या करता है? इनवैलिड ऑप्शन बताता है। तो वही हमारा यहां पे आ रहा है, इनवैलिड ऑप्शन। ऐसे ही प्रोग्राम्स को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वीक डे नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड
एंड डिस्प्ले द डे नेम इन वर्ड्स। एग्जाम्पल, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो मंडे आ जाए, 2 प्रेस किया है तो ट्यूसडे आ जाए, 3 प्रेस किया है तो वेंसडे आ जाए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव इवन। हमें क्या चेक करना है कि नंबर हमारा पॉजिटिव का इवन है या फिर नेगेटिव का इवन है, और नेगेटिव का ऑड है या फिर नेगेटिव का इवन है। इसे हमें नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करना है। नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ यूज करते हो तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। तो सबसे पहले यूजर से एक नंबर गेट करा लेते हैं, और मैंने लिखा यहां पे इनपुट एंटर दी नंबर, मतलब एक नंबर यूजर से गेट करा लिया। किसी भी प्रोग्राम को करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप देखिए कि आपको मेरा तरीका सही लगता है या नहीं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक का मेन मुद्दा क्या है। तो हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। हमें नंबर चेक करना है कि वो पॉजिटिव का इवन है या ऑड है, या फिर नेगेटिव का इवन है या फिर नेगेटिव का ऑड है। तो सबसे पहला जो कंडीशन आएगा, मैं ये चेक कर रहा हूं कि हमारा नंबर 0 से बड़ा है। अगर वो नंबर 0 से बड़ा हुआ तो वो क्या होगा? या तो वो पॉजिटिव का इवन होगा या पॉजिटिव का ऑड हो सकता है ना। तो इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं। मैंने दोबारा कंडीशन डाला, इफ के अंदर एक और इफ, इसी को नेस्टेड बोला जाता है। नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं, नेस्टेड लूप भी होते हैं। मैंने यहां पे लिखा इफ अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होके डबल इक्वल टू क्या आ जाए? 0। ये जो परसेंटेज का सिंबल आप देख रहे हैं वो क्या रिटर्न करने के लिए है? रिमाइंडर। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और अगर वो 0 आ जाए, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। और ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा रखा है कि वो नंबर क्या है? अगर पॉजिटिव है और अगर इवन है तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए कि वो नंबर मेरा क्या होगा? पॉजिटिव का इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? इस पार्ट को आप रिपीट में भी देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। एल्स, ये एल्स किसका पार्ट है? क्या ये इसका पार्ट है? ये इफ का पार्ट है? नहीं, ये दोनों ही एक ही इंडेंटेशन फॉलो कर रहा है। मतलब यहां पे जो गैप है वो इक्वल है। इसका मतलब है ये इफ के नीचे वाला नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए के नीचे क्या है, ठीक है। एल्स मैंने क्या प्रिंट कर दिया? पॉजिटिव का ऑड, पॉजिटिव का ऑड प्रिंट कर दिया। अब जो ऊपर इफ लिखा है उसके नीचे क्या आएगा? एल्स अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव नंबर, अगर मैं सारा का सारा कोड यहां से उठा लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, नहीं तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मैंने यहां पे लिखा नेगेटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नेगेटिव का क्या होगा? इवन होगा, वरना क्या होगा? नेगेटिव का ऑड होगा। इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर मैंने लिखा 10 जो कि पॉजिटिव इवन है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव इवन आ रहा है। नेक्स्ट नंबर माइनस का 13 जो कि क्या है? नेगेटिव का ऑड। इस कोड को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा उसे हम रेंज फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन है हमारा? रेंज फंक्शन है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं और इसे हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है, हम रेंज यूज कर रहे हैं, उसमें क्या पास करते हैं? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से होता है, स्टॉप एंड पे होता है और स्टेप 1 का होता है। तो अगर एक एग्जांपल मानते हैं कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे स्टॉप हो रहा है और 1 से बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा 10, 11, 12, 13, 14। इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। यहां पे कितनी वैल्यू पास है? सिर्फ एक वैल्यू। तो उस एक वैल्यू को स्टॉप कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? स्टॉप कंसीडर किया जाएगा। मतलब यहां पे ये क्या है? हमारा स्टॉप है।
तो अगर 10 लिखा है तो ये 10 पे स्टॉप हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट की वैल्यू है वो क्या होती है 0, और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 1, और स्टॉप तो यहां पे गिवन है 10। तो आंसर क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 प्रिंट नहीं होगा। अगर सेम इसी रूल को हम यहां पे अप्लाई करें तो आंसर आएगा 0 1 2 से लेकर कहां तक 14 तक, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे बीच में जितने भी मैंने स्किप किए हैं। सेम रूल को अगर अप्लाई करें 20 पे तो क्या आएगा आंसर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारे नंबर्स हैं कहां तक 19 तक। बताओ 7 पे क्या आना चाहिए, 7 पे क्या आ जाएगा आंसर 0 1 2 3 4 5 6, 7 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा -10 पे क्या आ जाएगा नो आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा नो आउटपुट। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे लिए क्या होगा स्टार्ट, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे लिए स्टॉप है। और स्टेप इसमें गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होगा वो 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ सकता है बस, डिक्रीज नहीं हो सकता इस केस में। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, स्टार्ट गिवन है, स्टॉप गिवन है। स्टार्ट कहां से हो रहा है 10 से, तो आंसर क्या आएगा 10 11 12 कहां तक जाएगा 19 तक। एक पहले रुक जाएगा बट स्टार्ट कहां से हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए 2 3 4 और कहां तक चला जाएगा 9 तक चला जाएगा। कहां तक आएगा 9 तक आएगा। नेक्स्ट केस में 0 से लेकर 30 तक है, तो आंसर क्या आएगा 0 1 2 से लेकर कहां तक हमारा आएगा आंसर 29 तक आ जाएगा। 9 से लेकर 3 तक जा रहा है तो आउट यहां पे क्या आएगा नो आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा नो आउटपुट। ये देखो आप जितने भी केस है ना उन सब में नंबर क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। 10 से 20, 2 से 10, 0 से 30, बट इस केस में कह रहा है 9 से 3 पे जाओ, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाओ, तो ये हमारा नो आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि हम यहां पे कितने वेरिएबल पास कर रहे हैं सिर्फ 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं। सेम इसका भी आपको आउटपुट पता ही है क्या आएगा नो आउटपुट आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे लिए स्टार्ट है, सेकंड स्टॉप है और थर्ड हमारा क्या है स्टेप है। इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं करते हो, तो यानी यहां पे 10 से क्या होगा स्टार्ट होगा, 30 पे क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, और दो के स्टेप से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसको ध्यान से समझिए, हमने स्टार्ट कहां से किया 10 से स्टार्ट किया, अब ये कहां तक जाएगा 30 तक, और कितने से इंक्रीज हो रहा है 2 से, तो 10 + 2 कितना होता है 12, 12 + 2 कितना होगा 14 16 18, कहां तक जाएगा ये मेरा 28 तक। 28 तक ही जाके ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 28 + 2 कितना होता है 30, और एक पहले रुक जाना है हमें। अगर सेम इसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, और कितने से इंक्रीज हो रहा है 3 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले 2 आएगा, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 3 कितना होता है 8, और ये 8 पे ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 + 3 करते हैं तो वो 10 से ज्यादा आ जाएगा। सेम यहां पे 0 से स्टार्ट करना है, 30 तक जाना है, और कितने से इंक्रीज करना है 5 से इंक्रीज करना है। तो आंसर आएगा मेरा 0 + 5 हमारा क्या होता है 5 10 15 20 25, 25 + 5 30 होता है, तो 30 नहीं आएगा क्योंकि हमें 30 से एक पहले रुक जाना है। अभी तक जब हम नेगेटिव जा रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था नो आउटपुट, बट यहां पे हमें स्टेप में मेंशन किया हुआ है कि वो -1 से डिक्रीज हो रहा है। 9 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है, और बार बार 1 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब 9 8 7 6 5 4, और यहां भी एक पहले रुक जाएंगे, जिस वजह से यहां पे आंसर 3 नहीं आएगा। ये कितने से डिक्रीज हो रहे हैं 1 1 से डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है 10 से स्टार्ट कर दो, और कितने का डिक्रीमेंट है 2 का डिक्रीमेंट है, तो 10 10 8 6 4 2 और 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से पहले हमें रुक जाना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आने वाला है वो है आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन का मतलब क्या है रिपीटेशन। जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसे हम आइट्रेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पे एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड मतलब इंटेंडेड पार्ट बार बार क्या होगा रिपीट होगा जितनी बार हम चाहते हैं। और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है 2 लूप कंस्ट्रक्ट हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। एक है मेरा व्हाइल लूप और एक है मेरा फॉर लूप।
व्हाइल लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी बार रिपीट हो, व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा लूप चलता रहे। बट फॉर लूप के अंदर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पता होता है कि हमें कितने आइटरेशन चाहिए। हमारा लूप 5 टाइम रिपीट होगा या 6 टाइम रिपीट होगा या 100 टाइम रिपीट होगा। फॉर लूप के अंदर हमें स्पेसिफिक पता होता है कि लूप कितनी बार रिपीट होना है। किसी कंडीशन पे भी लूप को रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप आइटरेट करता है किसी सीक्वेंस को। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें अपने लूप को कितनी बार रिपीट करना होता है। वो मैंने आपको बताया। ये इसका सिंटैक्स है। इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर, फिर हम यूज करते हैं वेरिएबल और फिर सीक्वेंस यूज करते हैं। ये मेरा सिंटैक्स है जहां पे लिखा हुआ है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे क्या होते हैं? सीक्वेंशियल डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के वीडियोस में, ये उसकी बात कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे रेंज फंक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट क्लियर किया है उसे भी यूज कर सकते हो। तो इस चीज को पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रोल इन रेंज 6। क्या मेंशन है यहाँ पे? 6। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया है जहां पे एक वेरिएबल होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टॉप को। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेके 5 तक 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट मेंशन था। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा मेरा? रोल नंबर 0 1 2 3 4 5। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे हमने रेंज में क्या लगा दिया? 1,6। मतलब स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, और स्टॉप क्या होगा? 5। एक पहले रुक जाता है, आपने पढ़ा है। हमने सेम रेंज फंक्शन को अपने फॉर के साथ लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है मेरा? 1 से लेके 6 तक कितने के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है? तो 2 के इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 3 और 5। इसे हम क्या बोलते थे? स्टार्ट। इसे क्या बोलेंगे? स्टॉप। और इसे क्या बोलेंगे? स्टेप। तो एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ आ जाए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। हमें एक ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है 1 से लेके 10 तक, इंक्लूडिंग 10 भी हमें कोड में चाहिए। तो फिर से अपने IDLE पे आ जाते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, ये इसका सिंटैक्स है। आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट 1 to 10 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,10 और प्रिंट कर दिया आई। बट इससे आंसर हमारा करेक्ट नहीं आएगा। मैंने देखिए आंसर रन किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 1 से लेके 9 तक। मुझे 10 इंक्लूड करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब क्या लिख दिया? 11 लिख दिया। और जैसे ही मैंने रन किया तो अब आंसर क्या आ रहा है? 1 to 10 सारे ही नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप इसके अंदर एंड फंक्शन यूज करते हो और उसमें स्पेस दोगे तो आपका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम स्पेस लेगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट इस तरीके से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें एक सीक्वेंस प्रिंट करना है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है? 2 से। कहाँ तक जाना है? 20 तक। और कितने का इंक्रीमेंट है? +2 का। तो अप्लाई करते हैं अपने कोड के अंदर। मैंने लिखा फॉर आई इन। आप आई की जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर वैल इन रेंज। वैल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल। हमें फर्स्ट 10 इवन नंबर प्रिंट करना है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। 21 क्योंकि मुझे 20 भी चाहिए। और कितने का इंक्रीमेंट? 2 का इंक्रीमेंट मैंने प्रिंट कर दिया। पहले मैं आई को प्रिंट कर रहा था, अब हमारा वेरिएबल क्या है? वैल। तो मैंने किसको प्रिंट कर दिया? वैल को प्रिंट कर दिया।
ये हमारा आउटपुट है। आप एंड फंक्शन चाहो तो यूज करो, नहीं चाहो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये सीक्वेंस प्रिंट करना है। ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 300 तक जा रहा है, और कितने का इंक्रीमेंट है इन नंबर्स में, तो 10 का इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है। तो चलिए इसे भी रन करते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, आप आई की जगह पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, 10,301 मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया ताकि 300 भी इंक्लूड हो जाए, और मैंने यहाँ पे लिखा 10 और प्रिंट क्या कर दिया, मैंने आई को प्रिंट कर दिया एंड फंक्शन के साथ। तो ये आउटपुट हमारे सामने है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वहां पे हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 105 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं। तो 105 से लेके 7 तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पे, 105 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 7 तक, और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, -7 का डिक्रीमेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, और हमारा रेंज कहां से स्टार्ट होना है, 105 से लेके कहां तक जाएगा, 7 तक। तो एक और कम लिखना होता है, माइनस कितने का हो रहा है, 7 का। और मैंने यहां पे प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया और एंड फंक्शन यूज कर देता हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, पास स्टेटमेंट, जो कि नल स्टेटमेंट है, जिसको यूज करने पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह से हम स्किप कर रहे हैं किसी चीज को। तो यहां पे कोड है फॉर डे, जो कि हमारा वेरिएबल है, इन, ये मेरा लिस्ट दे रखा है। इसे हम ट्रावर्सिंग कहते हैं पाइथन के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे और भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है फॉर डे इन, और यहां पे एक लिस्ट गिवन है जिसे हम ट्रावर्स कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि पहली बार डे की वैल्यू मंडे है, फिर डे की वैल्यू ट्यूसडे है, फिर डे की वैल्यू वेंसडे है, और इसी तरीके से आगे तक जाएगा। अगर डे डबल इक्वल टू संडे है तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ नहीं करने वाले, हम पास कर रहे हैं। ठीक है, एल्स हम डे नेम को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बट संडे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि संडे के लिए हमने क्या किया हुआ है, पास स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। पाइथन के अंदर 2 तरीके के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप के अंदर हम पहले से श्योर होते हैं कि हमें अपने लूप को कितनी बार रिपीट करना है, बट व्हाइल लूप के अंदर हम स्पेसिफिक टाइम तो रिपीट कर ही सकते हैं, बट किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक भी हम लूप को रिपीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जिसका मतलब है स्टार्ट कहां से होगा, फिर है टेस्ट कंडीशन, जिसका मतलब है स्टॉप, फिर है स्टेटमेंट, और अपडेशन है। इसे और इजी से समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मैंने यहां पे लिखा है i इक्वल टू कितना, 10। तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ठीक है, और इसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये 2 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब 10 से स्टार्ट होगा, 20 तक जाएगा, और 2 से इंक्रीज होगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 10, 12, 14, 16, 18, और यहां पे इक्वल टू 20 नहीं है, तो एक पहले रुक जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर सिर्फ कितना आएगा, 18 आएगा। सेम क्वेश्चन को हम व्हाइल लूप की हेल्प से करके देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक लूप है जो 1 से लेके 10 तक आपको प्रिंट करना है, किसकी हेल्प से, व्हाइल लूप की हेल्प से। तो आइडियली ओपन करते हैं फटाफट। तो व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स था, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 10 तक। तो मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, या तो इक्वल टू 10 या फिर इक्वल टू हटा के सिर्फ 11 लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। प्रिंट आई, नेक्स्ट लाइन में आई कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है। आपको याद होगा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि i इक्वल टू 1 ये एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, जिसका मतलब है
i 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे i इक्वल टू i प्लस 1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने रन किया तो आंसर आपके सामने है, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 105 से लेके कहां तक जा रहा है? 7 तक, और डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है? -7 का। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 105 से, और इस बार सिंबल चेंज कर देना, आप सिंबल गलत डाल रहे होगे। तो मैंने यहां पे लिखा मोर देन कब तक चलेगा? 6, और ये कितने से डिक्रीज हो रहा है? -7। मैंने रन किया और आंसर आपके सामने है। एक और एग्जांपल हमारे सामने है। मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप के अंदर आप स्पेसिफिक कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक लूप को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूजर से एक नंबर गेट कराया है और मैसेज लिखा है एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 100। यूजर को क्या वैल्यू एंटर करनी है? 100 से बड़ी वैल्यू एंटर करनी है। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर इसे एक वैल्यू दे ना दे जो 100 से बड़ी है। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। मैंने सेम प्रोग्राम यहां पे लिख दिया है और मैंने इसे रन किया। मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 100। तो सबसे पहले कम नंबर डालते हैं 50। ट्राई अगेन एंटर द नंबर, फिर से आया, मैंने डाला 20, फिर से। अब पाइथन को पता नहीं है कि मैं ये कितनी बार करने वाला हूं, तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं जहां पे हमें नहीं पता कि हमारे लूप को कितनी बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। बट जैसे ही मैं अब यहां पे 101 डालूंगा, ये हमारा लूप क्या हो गया? स्टॉप हो गया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। जिस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स होता है, उसी तरीके से आप नेस्टेड लूप भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप, जिसमें बाहर वाला जो लूप है, मतलब ये वाला जो फॉर लूप है, ये डिसाइड करेगा कि आपका लूप कितनी बार रिपीट होगा, और जो लूप इसके अंदर है वो ये डिसाइड करता है कि क्या प्रिंट करना है और कितनी बार प्रिंट करना है। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। यहां एक नंबर मुझसे मांग रहा है, तो मैंने यहां पे 4 पास किया, तो आप देखेंगे 4 टाइम्स 4 रोज प्रिंट हुए हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन पाइथन, आपने देखा पाइथन के अंदर हम चीजों को रिपीट करने के लिए लूप कंस्ट्रक्ट यूज कर रहे थे, मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप। बट कुछ सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारा लूप क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, या फिर किसी पार्ट को स्किप कर दे। तो उसके लिए हम लोग जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। पाइथन के अंदर 2 तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं, एक है हमारा ब्रेक और एक है हमारा कंटिन्यू। ब्रेक नाम से ही पता चल रहा है, ये लूप को प्रॉपर रन होने नहीं देता। अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन को ये अगर स्ट्राइक करता है और अगर हम वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो ये उस लूप को स्टॉप कर देगा। और कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू उस वाले पोर्शन को, उस कंडीशन को स्किप करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है स्टॉप करना, टर्मिनेट करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फॉर नम इन रेंज, और यहां पे रेंज में क्या पास किया है? 5। आपको याद होगा इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 4। एक पहले रुक जाता है। हमने कंडीशन दिया है कि अगर हमारा नम 3 के इक्वल है तो हमारा लूप क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, उसके आगे रन ही ना हो। तो हमने देखा इसका आउटपुट क्या आ रहा है? नम हैज 0, ये हमारा मैसेज था। नम हैज 0, नम हैज 1, नम हैज 2। जैसी नम की वैल्यू 3 के इक्वल हुई, हमारा लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और इसके बाद ये जो पोर्शन है जो इस लूप का पार्ट नहीं है, वो प्रिंट हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट मेरा कंटिन्यू था। कंटिन्यू का मतलब होता है कि आप सिर्फ उस वाले कंडीशन को या फिर उस वाले ब्लॉक को स्किप करो, जंप करो नेक्स्ट आइटरेशन पे। एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे एक फिर से सेम कोड लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रेक की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यू। तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आना था? 0 1 2 3 4। तो इसका आउटपुट आ रहा है हमारा यहां पे नम हैज 0 1 2 3 को क्या किया हमने? स्किप
किया, उसे प्रिंट नहीं किया, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर गए। तो नेक्स्ट आइट्रेशन हमारा 3 के बाद क्या था 4। यहां पे आप नोटिस करो लूप ब्रेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जंप हुआ है। तो फिर 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद लास्ट लाइन हमारी रन हुई है। ये लास्ट लाइन तो रन होगा ही क्योंकि इस ब्लॉक के बाहर है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।